आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। ध्यान से देखना और समझना। और मैंने पहले भी बताया था, आप अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल करके भेज सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द चार्जिंग सोर्स कांस्टेंट, यानी कि एक कैपेसिटर है, उसकी वोल्टेज चार्जिंग सोर्स की वोल्टेज कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज in the energy stored in parallel plate capacitor if the separation between the plates is decreased by 10%? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये पुरानी कैपेसिटी है। अब मैंने क्या किया, सी डैश, इसकी सेपरेशन को 10% डिक्रीज कर दिया, यानी कि पहले सेपरेशन डी थी, अब डी का 10% डिक्रीज कर दिया, यानी 90% बाकी रह गई। अब मेरे बेटा 90% बाकी रह गई का मतलब 90 अपॉन 100 डी रह गई, या सिंपली कह दो 0.9 डी रह गई। 90% कैसे निकालते हो बेटा? 90 अपॉन 100 से, और 90 अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.9 डी, तो 0.9 डी सेपरेशन रह गई। तो नई कैपेसिटी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 0.9 डी। तो वो कह रहे हैं कि यदि इसके साथ जुड़ी बैटरी की वोल्टेज सेम रहे तो एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा? पहले बताओ, पुरानी एनर्जी थी क्या इसकी? तो जवाब है हाफ CV स्क्वायर। सी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वी स्क्वायर। नई एनर्जी क्या है? नई एनर्जी क्या है? हाफ सी डैश वी स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 0.9 डी इंटू वी स्क्वायर। वोल्टेज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये जो नई एनर्जी है पुरानी एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि सेपरेशन कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई, और कैपेसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। वोल्टेज तो कांस्टेंट है। तो वो कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन एनर्जी बताओ। परसेंटेज चेंज इन एनर्जी होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू 100%, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा ई डैश अपॉन ई -1 इंटू 100%। मैंने ई को दोनों में डिवाइड कर दिया। अब आपका काम ई डैश को ई से डिवाइड करना, जो भी आए उसमें से 1 माइनस करना, उसे 100 से मल्टीप्लाई करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो कैपेसिटर दे रखे हैं सीरीज में और उन्हें जोड़ा गया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। पहला कैपेसिटर है X और दूसरा है Y। ये कह रहे हैं बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम एरिया ऑफ प्लेट एंड सेम सेपरेशन, यानी कि कैपेसिटी बराबर हो गई, सेम एरिया सेम सेपरेशन। ठीक, बस अब चेंज आया। उन्होंने कहा X के अंदर तो एयर है, Y के अंदर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो ये 4C हो गया। तुम जानते हो यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है। K को रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन R भी कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 4। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 4 का मतलब हो गया K इज इक्वल टू 4। तो कैपेसिटी जो है इसकी 4 गुना हो गई, तो वो यदि C है तो ये 4C है। अब आगे है बेटा, तो अब पूछ क्या रहे हैं? नंबर 1 पहला पार्ट, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट 4 है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी बताओ, X की भी और Y की भी। मेरे बेटा दो सीरीज में लगे हैं तो प्रोडक्ट अपॉन सम, C इंटू 4C अपॉन C प्लस 4C, ये है नेट कैपेसिटी। लेकिन वो कह रहे हैं कि नेट कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है, तो ये कितना हो गया 4C स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 5C, एक C से C कट गया तो 4 माइक्रोफेरेड, तो C की वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफेरेड। अब C की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड होने का मतलब जिसे आपने C कहा था वो 5 माइक्रोफेरेड है, और जिसे 4C कहा था वो 4 into 5 यानी कि 20 माइक्रोफेरेड है। ओरली चेक कर लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट प्रोडक्ट अपॉन सम से 4 आ रहा है या नहीं। 20 into 5 अपॉन 20 plus 5, 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25 कितना हो गया बेटा? 4 माइक्रोफेरेड हो गया बेटा। अब दूसरा पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, और वाई की वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इसे कितनी वोल्टेज मिली, इसे कितनी वोल्टेज मिली। एक बात बताओ, सीरीज में तुम जानते हो चार्ज सेम रहता है, जो कॉम्बिनेशन का चार्ज वही फर्स्ट का चार्ज वही सेकंड का चार्ज। तो कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी कितनी है? तो जवाब है 4 माइक्रोफेरेड, वो तो दिया वही था। कॉम्बिनेशन की वोल्टेज कितनी है नेट? तो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है कॉम्बिनेशन को। तो कॉम्बिनेशन का चार्ज क्या हो जाएगा नेट? तो चार्ज होता है सीवी, तो 12 4 48 माइक्रोकूलम हो गया। जब भी कैपेसिटी माइक्रोफेरेड में लोगे तो चार्ज माइक्रोकूलम में आएगा, कैपेसिटी पिकोफेरेड में लोगे तो चार्ज पिकोकूलम में आएगा, कैपेसिटी फेरेड में लोगे तो चार्ज कूलम में आएगा। ये बात ध्यान रखना। ये कॉम्बिनेशन का चार्ज है। तो यही पहले का चार्ज है, यही दूसरे का चार्ज है। तो कोई कहे एक्स का चार्ज कितना है, तो 48 माइक्रोकूलम। वाई का चार्ज कितना है, तो जवाब है 48 माइक्रोकूलम। डिवाइड मत कर देना, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। यही पहले का चार्ज, यही दूसरे का चार्ज। लेकिन एक्स की कैपेसिटी है 5 माइक्रोफेरेड और वाई की कैपेसिटी है 20 माइक्रोफेरेड। अब मुझे दोनों के चार्ज पता है, दोनों की कैपेसिटी पता है, तो दोनों की वोल्टेज आ जाएगी। वोल्टेज एक्स की यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स का Q अपॉन सी 48 अपॉन 5 वोल्ट, और वोल्टेज वाई की Q अपॉन सी यानी कि बेटा 48 अपॉन 20 वोल्ट्स। ये आ गई हमारे दूसरा पार्ट, सी पार्ट। दोनों की वोल्टेज आ गई। तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। दोनों की एनर्जी का रेशियो बताओ। देख, एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हाफ सी वी स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, कोई सा भी लगा लो। तो एनर्जी एक्स की अपॉन एनर्जी वाई की रेशियो बताना है, तो मैं यहां जान के प्रेफर करूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि बेटा क्यू कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, कट जाएगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2CX डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2CY। क्यू दोनों में सेम है तो कट गया, 2 दोनों में सेम है, कट गया, तो ये रह जाएगा CY बाई CX। CY बाई CX यानी Y की कैपेसिटी अपॉन X की कैपेसिटी, वो है 20 अपॉन 5। आंसर आ गया 4:1। यही आंसर है। यदि आप हाफ CV स्क्वायर लगाते तो क्या गलत हो जाता? नहीं, उसमें कटता नहीं। पहले इसकी एनर्जी में C रखते 5 और V रखते 48/5 और उसका स्क्वायर करते, और इसकी एनर्जी में C रखते 20 और V रखते 48/20 और हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी निकालते। टाइम बढ़ जाता, तो कोशिश ये करा करो, चार्ज सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ Q स्क्वायर अपॉन 2C, और यदि वोल्टेज सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो बेटा जो मैं थ्योरी की वीडियोस भेज रहा हूं उन्हें सीरियसली पढ़ के, कोई डाउट आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। ये नहीं कि बस रीडिंग लगाई और वीडियो देखी पिक्चर की तरह और बंद कर दी। कोई भी डाउट है तो तुरंत डिस्कशन, चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप पे, कैसे भी। हो गया बेटा ये। अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहे हैं
टू मेटलिक स्फीयर रेडियस आर एंड 2r, एक स्फीयर की रेडियस r है, एक स्फीयर की रेडियस 2r है. Both are charged so that they have same surface charge density. चार्ज डेंसिटी जितनी इसकी उतनी इसकी, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो एक बात बताइए, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? चार्ज होता है सिग्मा इंटू ए, भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. और इसका चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए होगा 4 पाई 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर. ये बेटा हमारा 4q1 हो जाएगा, उसका 4 गुना है ये. तो ये हमारे दोनों के चार्ज आ गए, चार्ज डेंसिटी सेम है. अब यहां से आगे कह रहे हैं यदि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा और क्यों? मेरे बेटा चार्ज हमेशा हाई, देखने में तो इस पे ज्यादा चार्ज है, मुझे चार्ज से मतलब नहीं, मुझे पोटेंशियल से मतलब है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम. क्योंकि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो मैं पहले का पोटेंशियल और दूसरे के पोटेंशियल का रेशियो निकाल रहा हूं जिससे पता चले कौन हायर है. पहले का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. क्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर. Q1 ही लिख दो, पहले का चार्ज है Q1, रेडियस है R, डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R. Q2 है 4Q1 और R है 2R. Q2 4Q1 पहले ही मैंने निकाल दिया था और R है 2R. तो ये सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 अपॉन R भी कट गया, 2 to the 4 ये आ गया 1/2. तो आपको मिल गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/2, यानी V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके. V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1 का मतलब है जो सेकंड है 2R रेडियस वाला वो हायर पोटेंशियल है, डबल पोटेंशियल. तो यदि आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो चार्ज लिख के आना, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ 2 इज हायर देन 1. तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r टू द स्फीयर ऑफ रेडियस r. आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. 12th में आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, वो अरेंजमेंट मैं बना देता हूं. ये अरेंजमेंट है, ठीक. ये कह रहे हैं इन द गिवन अरेंजमेंट, ये है 6 माइक्रोफेरेड, ये है 12 माइक्रोफेरेड, ये है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक. क्वेश्चन शुरू होता है, ये वेरिएबल में होगा. ये कहते हैं इफ एनर्जी स्टोर्ड ऑन 6 माइक्रोफेरेड इज E, यदि इसके ऊपर एनर्जी E है तो एनर्जी 12 माइक्रोफेरेड पे बताओ E डैश. एक बात बताओ, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी, पहला पार्ट. दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी. तो यदि मैं कहूं पहले वाले की एनर्जी 6 माइक्रोफेरेड की एनर्जी यानी कि E डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोफेरेड की एनर्जी E डैश कितना होगा? तो एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C. Q स्क्वायर अपॉन 2C तब लगाना जब चार्ज सेम हो, ऐसा होता है सीरीज में. और हाफ CV स्क्वायर तब लगाना जब वोल्टेज सेम हो, जैसा होता है पैरेलल में. तो यहाँ वोल्टेज सेम है तो ऊपर वाले की एनर्जी हाफ 6 इंटू V स्क्वायर, माइक्रो जूल में एनर्जी आ जाएगी क्योंकि कैपेसिटी माइक्रोफेरेड में रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय E डैश, इसकी एनर्जी हाफ इंटू 12 इंटू V स्क्वायर. हाफ से हाफ हो गया साफ, V स्क्वायर भी कट गया, 6 to the 12 यानी 1/2. इससे आ जाएगा E डैश इज इक्वल टू ट्वाइस E. तो यहां लैंग्वेज लिख देना, E डैश आपने 12 माइक्रोफेरेड की एनर्जी मानी थी, तो 12 माइक्रोफेरेड की एनर्जी है 2E. यदि 6 माइक्रोफेरेड की एनर्जी है E तो 12 माइक्रोफेरेड की एनर्जी है 2E.
ये आ गया। अब चलेगा अब भी वेरिएबल में। अब वो कह रहे हैं 12, 6 और 3 तीनों पे चार्ज बताओ और 3 वाले की एनर्जी बताओ। अब तीनों पे चार्ज बताओ और फिर 3 माइक्रोफैरेड वाले की एनर्जी बताओ। अभी बता दो, बस 1 मिनट में तीनों पे चार्ज आ जाएगा। पहला पॉइंट। तो सेकंड पार्ट में आ गए। पहले इसका चार्ज बताओ। तो पहले ये बताओ एनर्जी क्या होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्योंकि चार्ज निकालना है। तो क्यू स्क्वायर, पहले वाले के चार्ज को क्यू मान लेता हूं और इसके चार्ज को क्यू डैश मान लेता हूं, तो दोनों का चार्ज निकाल रहा हूं। तो ऊपर वाले पे चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c है 6। ध्यान रहे मैं हर जगह कैपेसिटी रख रहा हूं माइक्रोफैरेड में, एनर्जी निकाल रहा हूं माइक्रो जूल्स में। अपने आप आएगी, चार्ज आएंगे माइक्रो कूलम्स में। सिर्फ वोल्टेज ऐसी है जो वोल्ट में रहती है। जिस न्यूमेरिकल में, मेरी बात सुन लो, जिस न्यूमेरिकल में यदि चार्ज माइक्रोफैरेड में दे दिया उसमें, और आप माइक्रो में ही रख रहे हो, तो सब चीज माइक्रो में आएगी। एनर्जी माइक्रो जूल में आएगी, कैपेसिटी माइक्रोफैरेड में, चार्ज माइक्रो कूलम में। सिर्फ वोल्टेज में माइक्रो मत लगा देना, वोल्टेज वोल्ट में ही आएगी। तो यहां पर मैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, तो ये हमारे पास 6 इंटू 2 ये आ गया। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो 12v। तो क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12v। ये है दिस, यहां लैंग्वेज जरूर लिखना, दिस इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड। अब आ जाओ दूसरा, ई डैश। ई डैश की वैल्यू है क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ई डैश बराबर क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c, c है 12। तो क्यू डैश स्क्वायर कितना हो गया, तो क्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा 24 ई डैश। लेकिन आपको आंसर ई की टर्म्स में देना है। ई डैश मेरा माना हुआ वेरिएबल है, क्वेश्चन में दिया था, तो ई डैश को 2 ही रख दो। तो ई डैश को 2 ही रख दे, तो ये 48 ई हो जाएगा। तो क्यू डैश कितना हो गया, अंडर रूट 48। उन्होंने कहा था इसका चार्ज बताओ, इसका चार्ज बताओ, दोनों के चार्ज आ गए। अब इसका चार्ज बताओ। तुम्हें मालूम है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, लेकिन एक बात बताओ, इसके सीरीज में यदि ये होता तो चार्ज क्यू ही इसे मिलता। यदि इसके सीरीज में ये होता तो चार्ज इसे क्यू डैश मिलता। लेकिन ये जो सीरीज में है, ना 6 के सीरीज में है ना 12 के सीरीज में है, ये इस कॉम्बिनेशन की सीरीज में है, इस कॉम्बिनेशन की सीरीज में है। तो जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है वही इसका चार्ज है, जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है वही इसका चार्ज है। 6 वाला चार्ज इसका चार्ज नहीं है, 12 वाला चार्ज इसका चार्ज नहीं है। कॉम्बिनेशन की सीरीज में है, तो कॉम्बिनेशन का चार्ज इसका चार्ज है। कॉम्बिनेशन का चार्ज है क्यू प्लस क्यू डैश। तो 3 माइक्रोफैरेड का चार्ज है, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड इज क्यू प्लस क्यू डैश। तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 48, सिंप्लीफाई आप करते रहना, ये हमारा आ गया। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3e प्लस 4 रूट 3e। तो ये आ गया 6 रूट 3e। अब तुम्हें 3 माइक्रोफैरेड का भी चार्ज मिल चुका है, जिसे मैंने स्मॉल क्यू कहा है। लैंग्वेज बीच में पूरी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने माना है कि किसका चार्ज क्यू है, किसका क्यू डैश क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो क्योंकि मैंने अज्यूम करा है, तो अब मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किसके चार्ज को क्या मान रहा हूं, किसकी एनर्जी को क्या मान रहा हूं। अब उन्होंने कहा इसकी एनर्जी भी बताओ, इसकी। तो इसका चार्ज पता है, इसकी कैपेसिटी पता है, तो इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। ई डबल डैश कह देते हैं, लैंग्वेज में लिख देना, लेट अस कंसीडर एनर्जी ऑन 3 माइक्रोफैरेड इज ई डबल डैश। तो ई डबल डैश क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c है 3, इसका चार्ज है स्मॉल क्यू और कैपेसिटी है 3, सब माइक्रो में रख दो।
तो क्यू स्क्वायर, क्यू निकला हुआ है 6√3, तो 6√3 ई का होल स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यानी 2 इंटू 3। अब सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या कंसेप्ट किया। इसमें सारा उन्होंने पता लगा लिया कि आपको पता है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सारी नॉलेज आपकी ले ली। वो लोग आजकल ऐसे ही न्यूमेरिकल देते हैं। अगला न्यूमेरिकल, है बेटा, अगले न्यूमेरिकल पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में तुमसे कहा गया है a parallel plate capacitor is to be designed। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन करना है विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलोवोल्ट। हमें एक कैपेसिटर डिजाइन करना है विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलोवोल्ट, यानी 1000 वोल्ट तक जो काम कर सके। मतलब ये नहीं कि हर हाल में 1 किलोवोल्ट देना ही है, इतने तक काम कर सके। विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, इसके अंदर K = 3 भरना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁻⁷। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं अंदर का वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक को खराब कर देता है, उतने तक झेल सकता है। जैसे मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब है कि अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक को झेलने लायक है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अंदर के एटम्स टूट जाएंगे। ऐसा होता है यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम को रख दे तो तुम जानते हो पॉजिटिव चार्जेस पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्जेस पुल्ड अगेंस्ट द फील्ड। तो न्यूक्लियस फील्ड की डायरेक्शन में खींचता है और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट, जिसके कारण ये डी शेप हो जाता है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि एटम को तोड़ देता है। जिस फील्ड पर एटम टूट जाए वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसका मतलब जो अंदर का मीडियम है वो इतने फील्ड पे टूट जाता है। For the safety, we would like field should never exceed 10% of the dielectric strength। वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं इतने फील्ड पे टूट जाता है तो अंदर का फील्ड इसका 10% रहे, यानी इसका 10% फील्ड यानी 10/100 फील्ड यूज करना है। तो जो फील्ड हमें यूज करना है वो 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। What minimum area of the plate is required to have a capacitance 50 picofarad। तो वो कह रहे प्लेट का एरिया कितना रखना चाहिए कि कैपेसिटी 50 पिकोफैरड आ जाए। डाटा हमारे सामने आ चुका है, वोल्टेज इतनी अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक यूज करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का भरा जाएगा, इतनी कैपेसिटी चाहिए। एरिया ऑफ प्लेट क्या लिया जाए? तो मेरे बेटा एरिया ऑफ प्लेट क्या लिया जाए तो गौर से सुनिए। सबसे पहले V और E पता है, तो तुम जानते हो V = E × D। तो D = हो जाएगा V/E। V है 1000, E है 10⁻⁶, 1000/10⁻⁶, तो ये 10⁻³ मीटर आ गया। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है K∝0A/D। अब इसमें C रख देना 50 पिकोफैरड यानी 50 × 10⁻⁻12, K रख देना 3, एप्सिलॉन रख देना 8.85 × 10⁻12, D रख देना 10⁻³ मीटर। एरिया को छोड़ करके सब कुछ पता है, एरिया को छोड़ के सब कुछ पता है, तो एरिया आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो इस तरह के न्यूमेरिकल ऐसे करे जाते हैं। अच्छा, मैं जान करके एक शीट अभी और भेजने वाला था ग्रुप में न्यूमेरिकल की, जान के नहीं भेजिए। मैं आज तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह के न्यूमेरिकल की वीडियो भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे, सभी जो ग्रुप है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैपिस्टर्स से जुड़े हुए 2 या 3 मास्टर न्यूमेरिकल है। यदि वो आपने न्यूमेरिकल कर लिए तो कैपेसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से हो जाया करेंगे। तो जान के नहीं दिया है तो अभी 5 मिनट के अंदर अंदर, थ्योरी की आज वीडियो नहीं आ रही, थ्योरी की काफी करवा दी है, आज कैपेसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो चलिए वेट करिए ग्रुप पे।